नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास शो एजेंडा। और एजेंडा में आज हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने के बाद बीजेपी जिस तरीके से हल्ला बोल के मूड में है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। देश में इस वक्त जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है महिला आरक्षण बिल। संसद में जिस 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर घमासान मचा रहा, अब उसे लेकर सड़क पर भी संग्राम दिखने वाला है। संसद में 21 घंटे चली चर्चा और सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच नारी शक्ति वंदन के नाम से चर्चित ये विधेयक सदन में पारित नहीं हो सका, जिसके बाद देश भर में राजनीतिक बयानबाजी तेज है और महिलाओं के 33% आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले 12 साल में ये पहली बार है जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की ओर से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिर गया हो। इसकी सबसे बड़ी वजह संसदीय लोकसभा क्षेत्रों की संख्या फिर से निर्धारित करने के लिए लाया जा रहा परिसीमन विधेयक भी इसके साथ जुड़ा होना माना जा रहा है। अब संसद के भीतर जहां इस बिल को लेकर तीखी बहस देखने मिली, वहीं बाहर अब विरोध और समर्थन की आवाजें तेज हो रही हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव तेज और दोनों ही पक्ष आमने सामने और अपने अपने तरीके से जनता के बीच इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि आने वाले दिनों में देश भर में प्रदर्शन, रैलियां और जनसभाएं इस मुद्दे को और ज्यादा गरमा सकती हैं। महिला संगठनों ने भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के संकेत दिए, जिससे ये साफ है कि अब ये लड़ाई संसद से निकलकर जनता के बीच पहुंच चुकी है। यही वजह है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण का सपना अब भी अधूरा रहेगा या नारी के लिए शक्ति की लड़ाई का कोई नया रास्ता निकलेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जी, पारित नहीं होगा, पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्ता पक्ष ने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने विपक्षी दलों को महिला विरोधी और विकास विरोधी करार दिया है। बीजेपी ने विपक्ष पर ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को विफल करने का आरोप लगाते हुए इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात बताया है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाते हुए जनता के बीच जाएगी। बीजेपी ने देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिससे विपक्ष के इस विरोधी कदम का पर्दाफाश किया जा सके। आज देश भर में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे इतिहास का काला अध्याय बताया और महिला विरोधी नीतियों के लिए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को महिला विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं को उनका अधिकार और हक मिले। उन्होंने कहा कि बहनों का हक छीनना कांग्रेस की परंपरा है, देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। मोहन यादव ने विपक्षी दलों को घेरने के लिए 10 दिनों का राज्यव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें कांग्रेस के महिला विरोधी रुख को उजागर किया जाएगा। तो वहीं सीएम योगी ने भी विपक्ष पर करारा हमला बोला, कहा कि इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण का विरोध कर घोर महापाप किया है, देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने विपक्ष द्वारा बिल गिराने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस पर फूट डालो राज करो की राजनीति का आरोप लगाया। जब बहनों को अधिकार मिलने की बात आई तो अपने कुतर्कों के बलबूते पर किंतु परंतु लगाते लगाते जिस प्रकार से लज्जित करने का काम किया, जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ पलटू राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि ये अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रही है। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। हर चीज स्पष्ट करने के बाद भी कोई सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जान करके जो आंख नीचे उसको कैसे जगा सकते? एक बड़ी बहन, बड़ी नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ नहीं सकती हूँ। नारियों के किस्मत का फैसले को सत्यानाश करके तुमने उनको दुरावस्था में डालने का पाप, मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। ये इनका दोहरे आचरण को प्रदर्शित करता है।
ऐसा नहीं कि इन लोगों को देश के अंदर सत्ता में रहने का अधिकार न प्राप्त हुआ हो। आज जो लोग महिलाओं के हक की बात की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन कोई भी अच्छी सोच, अच्छे प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव सोच को कभी भी इंडी गठबंधन कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाया, कभी नहीं आगे बढ़ाया। दुर्भाग्य का विषय है, जो हमारे देश की आधी आबादी है उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया, एक घोर महापाप किया। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस तरह से एनडीए गठबंधन अधिनियम को पास होने नहीं दिया और आज 70 करोड़ जो हमारे देश की आधी आबादी है उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया। अब महिला आरक्षण बिल पास न होने पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि संसद में बहुमत न होने के कारण बिल पास नहीं हुआ, जो कांग्रेस और विरोधी दलों की महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का तर्क कुछ और ही है। विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस बिल को सही तरीके से पेश नहीं किया गया और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा को नजरअंदाज किया गया है। विपक्ष ने इसे अधूरा और चुनावी जुमला करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि 543 में महिला आरक्षण कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री खुद महिलाओं को आरक्षण देने में रोड़ा बन रहे हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का है। महिलाओं का हक अधिकार भाजपा छीन रही है और आरोप हम पर है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कल 543 सीटों में 1/3 रिजर्व क्यों नहीं कर रहे? क्या मजबूरी है? क्यों वो रोड़ा बन रहे हैं? क्यों वो एक स्टॉल कर रहे हैं इसको महिलाओं के पीछे छिप कर? लेकिन जो षड्यंत्र वो रचना चाह रहे थे, जो परिसीमन वो करना चाह रहे थे, जिस तरह से जाति जनगणना से बचना चाह रहे थे, वो तो धर लिए गए। महिला आरक्षण का मुखौटा लगाकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, देश की अखंडता और एकता पर प्रहार क्यों किया जा रहा है? मोदी जी ने 12 साल सरकार चला ली, जिसमें 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी। क्यों नहीं लेकर आ गए 2/3 बहुमत से? कोई भी बिल पास करवाना चाहते महिला आरक्षण का हो सकता था। झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था और डिलिमिटेशन के बहाने जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में, वही तरीका अपनाते आप यहां पर भी, उसके खिलाफ है। महिला आरक्षण तो आज भी एग्जिस्ट करता है और महिला आरक्षण तो बिल पास हो चुका है। अब राजनीति में महिलाओं के 33% आरक्षण की लड़ाई को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। संसद के बाद नारी के हक और अधिकार की लड़ाई अब सड़क पर लड़ी जाएगी। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना अनिवार्य था, जिससे महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन विपक्ष ने इस पर विरोध जताया। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार आरक्षण के नाम पर परिसीमन के बहाने से अपनी राजनीतिक योजना को आगे बढ़ा रही है और उन्होंने कानून के तत्काल कार्यान्वयन की मांग की है। बहरहाल अब महिला आरक्षण बिल का गिरना सिर्फ एक विधायी असफलता नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि देश में महिला प्रतिनिधित्व का मुद्दा अब भी राजनीतिक खींचतान में उलझा हुआ है। ऐसे में नारी शक्ति वंदन का सपना कब साकार होगा, यह अब आने वाले सियासी समीकरण तय करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर शुरू हुई सदन की ये लड़ाई अब क्या सड़क तक पहुंच चुकी है? अब सत्ता पक्ष जिस तरीके से दावे कर रहा है कि हम तो सुनिश्चित करना चाहते थे सदन में महिलाओं की हिस्सेदारी, लेकिन विपक्ष रोड़े डाल रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में जो परिसीमन का खेल खेला जा रहा था, वो राजनीतिक रोटियां हम नहीं सेकने देंगे। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ अनिल गोयल हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं बीबी शर्मा। शर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका। सपा नेता हैं दारा सिंह। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आप प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमाकांत पटेल जी। रमाकांत जी, बहुत स्वागत आपका। जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। के साहब, बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जकिया खान जुड़ी हैं। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत शर्मा साहब आपसे करूंगा। बीबी जी, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं
और सबसे बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी पर ही लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल 8:30 बजे जो संबोधन दिया वो आपने भी सुना होगा। किस तरीके से उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है, जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लेकर आए और ये बिल गिर गया तो किस तरीके से विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, टीएमसी के साथ सपा हो, तमाम पार्टियां मेजें थपथपा रही थी, खुशियां मना रही थी कि महिलाओं की हिस्सेदारी हमने सुनिश्चित नहीं होने दी। इसको लेकर जो चुनाव अभी बाकी है पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, इसको लेकर महिलाएं विपक्षी पार्टियों को सबक सिखाएंगी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं साहब कि ये 22 सितंबर 2023 को जो मोदी जी बिल लेके आए थे, जिसके लिए उन्होंने पूरे राष्ट्र को बधाई दी थी, वो बिल कौन सा था? क्या वो आरक्षण का बिल नहीं था? 33% आरक्षण का बिल नहीं था, जिसके लिए मोदी जी ने बाकायदा देश से आह्वान करा था? 454 के अकॉर्डिंग 2 उसके विरोध में पड़े थे, 452 वोटों के साथ वो पास हुआ था। वो कौन सा अधिनियम था? और ये अधिनियम जिसको अब लाए हैं, ये परिसीमन का बिल था, जिसको नारी शक्ति वंदन में लपेट के इन्होंने पेश करने की कोशिश करी गई। और जबकि ये लागू हो चुका था, गुरुवार की रात को 12 बजे इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि ये लागू हो चुका है। लागू होने के बाद उसमें संशोधन होता है या नया बिल लाया जाता है? पूरे देश को आज मूर्ख बनाने का काम चल रहा है, बड़े जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। हम महिला आरक्षण बिल लेके लाए थे, लेकिन विपक्ष ने जो है उसे गिरा दिया। अरे विपक्ष का तो फिर 22 सितंबर 2023 को बिल कौन सा आया था, ये तो क्लियर कर दीजिए। वो क्या वो नारी शक्ति अधिनियम नहीं था? क्या वो महिला आरक्षण बिल नहीं था? वो कौन सा बिल था फिर? और रही बात महिला आरक्षण की, तो भाजपा महिलाओं का कितना सम्मान करती है सारी दुनिया जानती है। इसी 2023 में जब ये बिल लाए थे, उससे पहले 2022 को 15 अगस्त 2022 की रात सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, महिलाओं का सम्मान मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उसी दिन दोपहर को उनके गृह प्रदेश गुजरात से बिल्किस बानो के हत्यारे, बेटी के हत्यारे 11 और उसके बलात्कारी 11 लोग, उनको सहसम्मान रिहा कर दिया गया था। आज तक उस घटना को 4 साल हो गए, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया कि हाँ बिल्किस बानो के हत्यारों को रिहा करना गलत था। और अपने घर में ही उनकी एक महिला जो है, मैं बार बार बात कहनी पड़ेगी, अब तो जरूरी है, उसको आज तक वो सम्मान नहीं दे पाए। बाकी देश की महिला को सम्मान देने चले हैं आप, बाकी देश की महिला को सम्मान देने चले हैं आप, अपनी वृद्ध माता का सम्मान नहीं रखा। नोटबंदी में 2016 में उन्हें 4000 रुपए के लिए लाइन में लगा दिया। आप माताओं बहनों का सम्मान करने चले हैं। आप जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं विपक्ष के लिए, और आप महिलाओं को सम्मान की बातें करते हैं। 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना, उसके कंधे पे हाथ रख के वोट मांग रहे हैं। इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। क्या नारी शक्ति अधिनियम है साहब, क्या नारी शक्ति वंदन है। वाह 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 वाह। आज आपको पता है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 240 सांसदों में से 54 सांसद बीजेपी के ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुकदमे चल रहे हैं। 5 सांसद ऐसे हैं जिन पे धारा 376 चल रही है, और विधायकों की तो कोई गिनती नहीं है। हर प्रदेश में इनका एक विधायक, 2-2, 4-4 विधायक इनके जो है महिलाओं के साथ बलात्कार में लिप्त है, महिलाओं के साथ अत्याचार में लिप्त है हर जगह। और ये नारी शक्ति अधिनियम की बात करते हैं, ये लेके आए थे परिसीमन बिल। परिसीमन की आड़ में ये नारी शक्ति को जो उसका कलेवर दे के लाए थे कि ताकि इसका विरोध होगा ही होगा। और देखिए सबसे सोचने वाली बात क्या है, जैसे ये सदन में बिल गिरा, 10 मिनट के अंदर 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे और प्ले कार्ड लेके उनके सदन में सारे के सारे विरोध करने आ गए थे। ना कांग्रेस हाय है, समाजवादी हाय है, टीएमसी हाय है, सड़कों पे विरोध शुरू हो गया। 10 मिनट के अंदर पोस्टर, बैनर सब कुछ प्रिंट हो गए। यानी इसका मतलब साफ साफ है ना कि प्री प्लान था ये सब कुछ, कि हम लेके आएंगे, ये गिरेगा और उसके बाद हमें इसका लगातार विरोध करना है। अगर आप वास्तव में इतने सीरियस हैं तो जो बात हम विपक्ष कह रहा है कि 543 सीटें हैं उन पे आप लागू करिए, क्यों नहीं करते आप इसको। दरअसल इसके पीछे की जो बात है, जो इसमें जो करी गई थी रिजर्वेशन की बात, वो ये थी कि इसके पर रिजर्वेशन लागू होगा, उससे पहले जनसंख्या होगी, जनसंख्या का सेंसस होगी, और उसके बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ये बिल लागू होगा। तो क्या दोनों चीजें काम हो गया? क्या हमारा जनसंख्या का काम हो गया पूरा? क्या हमारा परिसीमन लागू हो गया? नहीं हुआ। लेकिन उसके बीच में आड़ में अपने 2 राज्यों में को चुनावी हार को देखते हुए, तमिलनाडु में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, पश्चिम बंगाल में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, बाकी असम में इनका सुपड़ा साफ हो ही चुका है। 3 मुख्य राज्यों में जो है इनकी सरकार आने वाली नहीं है किसी भी। हेमंता बिस्वा शर्मा तो कह रहे हैं कि असम में शतक लगाएंगे, अर्धशतक लगाएंगे और पश्चिम बंगाल में शतक लगाएंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। 400 पार का नारा भी दे रहे थे, तो 4th सेंचुरी लगा रहे थे, डबल ट्रिपल 4 सेंचुरी लगा रहे थे 2024 में। तो असम में शतक लगा सकते हैं, इसमें कहने में कोई अर्ज नहीं सब। लेकिन शर्मा साहब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अगर वहां पे किंग मेकर की भूमिका में भी आती है तो हमें संतुष्टि होगी। लेकिन कम से कम ऐसी बेशर्म जनता पार्टी तो सत्ता से अगर बाहर रहती है, उससे हमें और ज्यादा खुशी होगी। बेशर्म जनता पार्टी, ये बीजेपी नहीं है, बी फॉर बेशर्म, जे फॉर जनता, पी फॉर पार्टी। इनके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, इन्होंने क्या कार्रवाई करी? कुलदीप सेंगर को इन्होंने पार्टी से निकाल के उसी के हमारा विधायक निर्दोष है, इन्होंने अपने रैलियां निकाली। और उसके बाद जो है कठुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस, हाथरस रेप केस, क्या इन्होंने कार्रवाई करी?
मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया प्रधानमंत्री, आज तक उन दोनों बहन बेटियों से मिले? एक बात बता दीजिए, आज तक मिले उन बहन बेटियों से कि बेटा आपके साथ गलत हुआ था, मैं आपके साथ हूं? उसके बदले वो छोड़ के 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के साथ कंधे पे हाथ रख के वोट मांग रहे थे। इतनी बेशर्म जनता पार्टी के लोग किस तरह से महिला बंधन की बात कर सकते हैं, जिनकी 40 सालों की पार्टी में, 46 सालों की पार्टी में आज तक एक भी जो है महिला इनकी वो नहीं बनी अध्यक्ष? है कोई अध्यक्ष आज तक? इससे पहले इनका जो संगठन है आरएसएस, 100 साल हो गए, 1925 से लेकर 2026 आगे 101 साल हो जाएंगे उसे, एक भी कोई महिला है इस तक? है टॉप लीडरशिप में आई आज तक? ठीक है, ये महिला की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे? ठीक है शर्मा जी, आऊंगा वापस से आपके पास। अनिल जी पूरी बातें सुन रही थी, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे आप पर शर्मा जी कि आपकी पार्टी में खुद महिला अध्यक्ष कभी नहीं रही, आरएसएस सपोर्टिव पार्टी है, राइट विंग की तरह काम करती है, वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है, और भी कई सारे आरोप लगा रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन बिल की बात कर रहे हैं कि विपक्ष में उसे आने नहीं दिया गया, वही बिल 2023 में जो आया था, विपक्ष कहता उसे क्यों नहीं लागू किया जाता? आप लोग क्यों नहीं 543 सीटों पर आरक्षण दे देते हैं? क्या जरूरत है परिसीमन की? और नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में परिसीमन आप लेकर आ रहे हैं दूसरे दरवाजे से। ऋषभ जी, बस मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के भाई काफी देर तक बोले और मैंने इनको आराम से सुना, जो इनके उल जलूल की बातें थी, जो आरोप थे, मनगढ़ंत बातें थी। लेकिन मेरा निवेदन जरूर ये है कि अगर मैं बोलूं तो कृपया बीच में ना बोलें। अगर उन्होंने बोलना है तो और कमी रह गई तो पहले बोल ले, फिर उसके आदत सुनने की आदत डाल। आज वो पार्टी मेरे सामने बैठी है जो हारने का शतक जमा चुकी है, जो हारने का शतक जमा चुकी है, जनता, पूरी जनता उनको नकार चुकी है, वो आज मैं हमारे सामने बात कर, वो व्यक्ति जो बंगाल के अंदर ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ममता दीदी इनके गठबंधन में है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ चुनाव नहीं लड़ रहे, वो आज हमारे बीच में बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमने महिलाओं को हक दिया, इन्होंने किंतु परंतु ये वो लगा करके हक, महिलाओं के हक को छीना। आपने अभी बहुत आराम से बात करी 2023 के बिल की। जब 2023 में बिल लाए थे तो इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने और इन्हीं विपक्षी गठबंधन वालों ने कही थी कि इसको आज ही लागू कर दो, अभी लागू कर दो, इससे लागू होने में 2034 तक मामला जाएगा, परिसीमन के मामले में मत लटकाओ। हमने माननीय विपक्षी दल की बात को स्वीकार करा, माननीय विपक्षी दलों का देखा कि महिलाओं का प्रेम है, ये चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले, तो हमने ये कदम उठाया और महिलाओं को आरक्षण लेकर के आए। ये महिलाओं का आरक्षण नहीं चाहते, ये सिर्फ किंतु परंतु लगा करके बिल्कुल लटकाना भटकाना चाहते। जो हमारी सरकार ने देश हित में काम करे हैं, हर देश हित के काम का इन्होंने विरोध करा है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कोई भी काम करा हो, चाहे जीएसटी लागू करने का हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, यानी बहन बेटियों को भी हमने जो भी सुविधा देने का काम करा है, सब जगह पर इन्होंने देश हित के हर काम का विरोध करा है। आज भी ये विरोध कर रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं जी, है। बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में बस एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। जो आप बात अभी कह रहे हैं कि विपक्ष का ये कहना था कि इसे अभी बिल लागू कर दो, परिसीमन में मत अटकाओ, लेकिन अटक तो गया ही तभी, और उसके बाद आप लोग परिसीमन लेकर आए, नारी शक्ति वंदन योजना अधिनियम की आड़ में आप लोग परिसीमन लेकर आए। क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा था कि 33%, क्या आप 50% आरक्षण दे दीजिए, लेकिन जो सीट है जो 2023 में तय हुआ था उसके हिसाब से दीजिए ना, क्या समस्या है? ऋषभ जी, देखो हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में महिलाओं को हक दिलाने के पक्ष में थे। अभी भी मैं बहुत से हमारे प्रवक्ता विपक्षी दलों कहते हैं कि आज ही आरक्षण दे दो, हम तैयार, 543 सीटों के अंदर आरक्षण दे दो, हम तैयार। मैं माननीय विपक्षी दलों से आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 543 सीटों का ये डिलिमिटेशन कर दें कि कौन सी सीट महिलाओं को दें, कौन सी सीट पुरुषों को दें। उसके बाद में ये प्रस्ताव पेश करें तो ये बात करें तो सरकार उस पर भी विचार कर सकती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लटकाना, अटकाना, भटकाना, महिलाओं का सम्मान नहीं मिले, इस पर काम करने की विपक्षी दलों की पॉलिसी है। और ये वो विपक्षी दल हैं जो इनके गठबंधन में भी शामिल हैं कि जो ये कहते थे कि महिलाओं को आरक्षण दिया तो संसद के अंदर सीटियां बजेंगी, पत्तियां कसी जाएंगी, वो बिलों को फाड़ते थे 2010 के अंदर। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने, और यहां तक भी कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं
तो उनको कहते हैं हम लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। और आज ये इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, महिलाओं के समर्थक थे तो 60 साल से इनकी सरकार थी, 30 साल से महिला विरोधी महिला आरक्षण बिल लटका हुआ है, इसके बीच में इनकी सरकार रही है मैक्सिमम समय, इन्होंने क्यों नहीं उसको अभी तक पास करा? ये अपने हिसाब से पास कर लेते, तो खुद को कुछ करना नहीं है। और अगर सत्ता पक्ष महिलाओं के हित में कुछ करना चाहे तो उनको करने देना नहीं चाहते। ये सिर्फ एक और अंतर है, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, वो देश के विकास के बारे में सोचती है, देश की जनता के विकास के बारे में सोचती है। जबकि माननीय विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, वो परिवार के विकास की बात करती है, परिवार को आगे बढ़ाने की बात करती है। समाजवादी पार्टी है, वो परिवार को बढ़ाने की बात करती है, परिवार को आगे बढ़ाने की बात करती है। लालू की पार्टी है, वो परिवार की बात करती है। शरद पवार की पार्टी है, वो परिवार। जो पार्टियां परिवार की बात करेंगी, जो पार्टियां परिवार को बढ़ाने की बात करेंगी, जो पार्टियां परिवार की चमचागिरी करेंगी, वो देश हित में और महिलाओं के हित में सोच ही नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने निश्चित तौर पर हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। अब ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी है, चाहे उसके अंदर दिल्ली में सीएम का बनाने का मामला हो, गुजरात में सीएम को बनाने का मामला हो, राजस्थान में सीएम को बनाने का मामला हो, सुषमा जी को सीएम बनाने का मामला हो, हमने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया और महिलाओं को आगे बढ़ा करके उनको काम की जिम्मेदारी दी है। सेना में महिलाओं को हमने भर्ती करी है, हमने सेनाओं में महिलाओं को भर्ती करके सेनाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करा है। हम महिलाओं के उत्थान की बात करें, चाहे लखपति दीदी बनाने का मामला हो, चाहे मुद्रा लोन का मामला हो, हर योजना में आपने ये देखा होगा कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करा। काम करने के बाद में इनको ये चीज अखर रही है कि महिलाओं को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। ये पुरुष प्रधान पार्टी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश भर में भी आप लोग हल्ला बोल करने जा रहे हैं अनिल साहब? नहीं, देखो, निश्चित तौर पर हम देश में बताएंगे, महिलाओं को बताएंगे कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हमारा संकल्प है महिलाओं को अधिकार दिलाना। लेकिन इन जो लोग महिलाओं के विरोध में बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी जनता को देना कि आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका वोट लेना चाहते हैं, आपका वोट प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम हर मामले में महिलाओं के हक की लड़ाई, मतलब 3 तलाक का मामला है, 3 तलाक के बाद में भी हमने मुस्लिम महिलाओं ठीक है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम भी बताएंगे जनता के बीच में जाके कि हमने ये बिल क्यों नहीं आने दिया गया, किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। ठीक है अनिल साहब, मैं आऊंगा वापस से, और भी मेहमान हैं। दारा सिंह जी का मैं रुख कर लेता हूं जी, जल्दी से बात। ठीक है सर, ओके, जल्दी से बात। ये ठीक है कि महिलाओं को के सामने ये अपना पक्ष रखेंगे, महिलाओं के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। महिलाएं, देश की जनता अंतिम निर्णय करेंगी और वो अंतिम निर्णय आगे इन्हें बहुत जल्दी पता चल जाए। ठीक है दारा सिंह जी, अभी अनिल जी को सुन रहे थे आप, कई सारी बातें वो कह रहे थे, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, किस नेता ने कहा था ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा, और भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही कि ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं सारी परिवारवाद पार्टियां हैं, इसलिए नहीं चाहती कि महिलाओं की हिस्सेदारी सदन में सुनिश्चित हो। जिस तरीके से अब देश भर में बीजेपी की तैयारी है, आप लोगों की भी कुछ तैयारी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा वक्त नहीं चुनाव में, 2027 में ही चुनाव है। सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी स्टाफ को नमस्कार करता हूं, और जो स्क्रीन पे दिख रहे सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, अभी अनिल गोयल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रख रहे थे, उससे पहले जो हमारे शर्मा जी ने उनको कुछ सवाल दिए थे कि शायद इसके जवाब हमें मिल जाए। जिस तरह से विपक्ष, मतलब जो हमारे माननीय सांसद विपक्ष के हैं, वो प्रधानमंत्री जी से सवाल सदन में मांग रहे थे, उसके नहीं दे पाए। 2023 में जब आपने इसको पास किया, और पास करते करते एक शर्त रखी गई थी कि पहले जाति जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू होगा। ये सब कोई जानता, पूरे देश जानता है, ये हम ही अकेले नहीं, पूरा देश जानता है। दूसरा ये, अभी महिलाओं की सुरक्षा पे भी उसमें बीच में ले आए। देखिए, कल हम सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह लाइव पे आए थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कल किसी महिला का नाम घोषित कर देंगे और कहेंगे कि आज से हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और हम इनको प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। अगर महिला का हक और अधिकार देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहला तो यह है कि 5 राज्यों में चुनाव है,
और जब चुनाव होता है तो साहब का नाटक आज पूरा देश जानता है कि किस तरह से ये अपना पैतरा बदलते रहते हैं। गांव में कहा नहीं जाता पैतरा, नोटंकी होती है, उसमें एक होता है जो कॉमेडी करता है, उस तरह से हमारे देश। अभी गोयल जी कह रहे थे राष्ट्र हित की बात, अच्छा लगा। 52 साल तक तिरंगा अपने कार्यालय में नहीं फहराए, उसका सम्मान नहीं किए, अब वो राष्ट्र हित की बात करने लगे हैं कि जानते हैं कि देश हमारे खिलाफ किस तरह से खड़ा होने लगा, समझ गए हैं कि हम लोग कौन थे और क्या है इतिहास। महिला की बात करते हो तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस देश के अंदर एक संदेश देने का काम किया था जब भारतीय जनता पार्टी ने एक कमजोर महिला को, एक अति पिछड़े महिला को डकैत घोषित कर दिया था। नाम था फूलन देवी। फूलन देवी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय सबसे बड़ी सदन में पहुंचाने का काम किया था जब भारतीय जनता पार्टी और सामंतवादी सोच के लोगों ने इस देश के अंदर अति पिछड़े मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। और उस समय भी इनको महिला हजम नहीं हुई, उसकी हत्या करा दिया। इससे शेर सिंह राणा से। और शेर सिंह राणा कौन था? अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बनकर उसको भेजा गया था। भाजपा कह रही महिला बात कर रही थी। अभी शर्मा जी ने जब कहा ना कि मणिपुर में जब एक सैनिक की पत्नी को जिस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, तो पूरे देश की महिला और बहन बेटियां सोच रही थी कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है वो हमारे साथ खड़े होकर पूछेंगे या उस बेटी से मिलेंगे और कहेंगे कि बेटी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं अपराधियों को बख्शूंगा नहीं। अभी भी जब चुनाव आता है उससे पहले राम रहीम जी छूटते हैं। जब राम रहीम जी छूटते हैं तो उनको उतना ही पुलिस का सरकारी मिलता है जितना किसी मंत्री या विधायक या सांसद को देते हैं। देखिए आरएसएस कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं संगठन है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना प्रोटो दिया जाता है जैसे कोई सांसद और विधायक है, और वहीं पर जो किसान के संगठन है या और रजिस्टर्ड संगठन है उनको न एक सुरक्षा मिलती है, न हमारे बहन बेटियों को सुरक्षा मिलती है। विधानसभा के सामने उनको आग लगाना पड़ता है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कहती है बेटी जल गई, चलो जाओ 4 पुलिस वाले जाओ वहां पर कार्रवाई करो जाके। ये हाल है पूरे देश का। अगर उत्तर प्रदेश की महिलाओं का आंकड़ा आया और अनिल जी आ रहा हूं, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूं। महिलाओं का फर्क। अनिल जी आप हमसे उम्र में पड़े हैं, आप जब बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, कृपया संयम रखें। दारा जी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, पार्टी की शुरू होगी, आप अपनी बात रखिए। नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं हाथ उठा के। बात यह है उन्होंने तो स्पष्ट पहले ही कर दिया ना, वो डिस्टर्ब ना होंगे और ना करने देंगे। दारा जी वो सारी बातें अलग है। दारा जी जो आप आरोप लगा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी ने जो अभी बीड़ा उठा लिया है देश भर में ये बताने का कि विपक्ष ने किस तरीके से इस बिल को आने नहीं दिया। हम चाह रहे थे कि सदन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। और विपक्ष कौन है? विपक्ष परिवारवादी पार्टियां हैं। इसको कैसे संभालेंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे आप, क्योंकि चुनाव तो आपको भी लड़ना है। अच्छा एक बात बता दीजिए, जितने हमारे सांसद जीते हैं क्या उनका किसी ने विरोध किया? निषाद समाज के 11 हैं, वर्मा समाज के 7 हैं, हर समाज के हमने बांटे टिकट, तो क्या वहां पे परिवारवाद कहाँ हो गया? और परिवारवाद की बात करते तो राजनाथ सिंह अमित शाह के बेटे और ऐसे खोदने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है। समाजवादी पार्टी एक लोकल पार्टी है। इंडिया गठबंधन के हमारे जितने नेता हैं वो परिवारवाद नहीं करते। और सुनिए, जहां से हम नामांकन करते हैं, सुन लीजिए, जहां से हम नामांकन करते हैं जनता के रिवाल्वर तान के वोट नहीं लेते, हाथ पैर जोड़ के अपने काम बता के लेते। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, अभी देखा होगा आपके पास भी फोटो आया होगा, ये लोग रिवाल्वर वोटरों पे तान कर वोट लिए। महिला की अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2023 में जब हमारा पूरा विपक्ष आपके साथ था कि इसको लागू कीजिए तो आपने नहीं लागू किया। आज जब सर पे चुनाव है 5 राज्यों में, ठीक है दारा जी, ठीक है, लेकिन आपने ये बात नहीं बताया कि बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है हल्ला बोल की और भारत की महिला तक, हर महिला तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसको आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए क्या तैयारी है? खैर मैं आऊंगा वापस से आपके पास। रमाकांत जी का मैं रुक करूंगा, लेकिन अनिल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, क्योंकि समय कम है और बहुत सारे मेहमान हैं, सवाल भी बहुत सारे। जल्दी से अनिल जी। मैं बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए बहुत लिमिटेड बात करूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मेरे साथी ने
ये बात बताया कि महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। हमने अपने संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है और लगातार हम अपने संगठन में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने इनके जवाब को पहले ही दिया है कि हमने मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री, चाहे आनंदी पटेल हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे सुषमा स्वराज हो और चाहे वसुंधरा राजे, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको हमने सीएम बनाया है। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो गेस्ट हाउस कांड इनको याद नहीं है। बहन मायावती पर इन्होंने जान से मारने का जो काम करा है वो गेस्ट हाउस कांड इनको याद नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी हमने राष्ट्रपति बनाया है। अब्दुल कलाम जी का हम सम्मान करते हैं, ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, हम अब्दुल कलाम जी का सम्मान करते हैं, उनको हमने आगे बढ़ाया है। तो मैं अपनी बात को सिर्फ इनके बात का जवाब दे करके, हम काम करते हैं, ये बहाने बनाते हैं, हम काम करके दिखाते हैं, ये आरोप लगाते हैं, ठीक है दादा तर्कों से काम करते हैं। ठीक है अनिल जी बहुत बहुत रिक्वेस्ट के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। नहीं शर्मा साहब और भी बहुत सारे मेहमान, मैं आऊंगा। सिर्फ 5 सेकंड ठीक है, जल्दी से मुर्मू जी का नाम ले रहे, इससे पहले प्रतिभा पटेल जी को भूल गए? प्रतिभा पाटिल जी को, इनकी याददाश्त में ताजा करवा रहा हूँ। इससे पहले काम किसने करा था? कांग्रेस ने करा था। प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया था। थोड़ा याददाश्त इनकी। अब आ गए, चलिए ठीक है, आऊंगा वापस से। रमाकांत जी, ये पूरा सिनेरियो आप समझ ही रहे हैं, कोई दोहराया नहीं। भारत की राजनीति में आप यानी कि आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। वो बात अलग है कि तमिलनाडु के साथ पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं है, लेकिन राजनीति में असर तो है। और अभी बीजेपी ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया है हल्ला बोल का, कि भारत की जनता तक, भारत की हर एक महिला तक ये बात पहुंचाना है कि विपक्ष ने किस तरीके से महिलाओं के साथ धोखा दिया, अकॉर्डिंग टू बीजेपी, कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होने दी। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और बहुत अच्छा मुद्दा है और सही बात है, बीजेपी ने बड़ा मुद्दा उठाया है। मैं तो धन्यवाद देता हूं बीजेपी को। और देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का ये लोग दावा भी करते हैं। तो इनका दायित्व तो बनता है कि भाई लोकसभा की जितनी सीटें हैं 543 सीटें, विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि इस पे आप 33% आरक्षण लागू कर दो, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो 33%। अगर कोई दिक्कत है तो भाई 180 के आसपास सीटें होती हैं, आप 180 सीटें ऐसे कर दो कि इस पे महिलाएं ही लड़ेंगी। आप नहीं कर सकते हो, परिसीमन का इंतजार कर रहे हो, जनगणना का इंतजार भी मत करो, आप तो लॉटरी सिस्टम निकाल दो कि किस सीट से कौन लड़ेगा। लॉटरी में निकल के आ जाएगा, एक कन्या से चिट निकलवा दो, 543 में से 180 सीट जिस कन्या ने निकाल दिया कि ये सीटों पे महिलाएं रहेंगी, उस पे महिलाओं के लिए घोषित कर दो। मानने को तैयार, पूरा देश मान जाएगा। लेकिन इनकी मंशा नहीं है। 4120 के लगभग विधानसभा की सीटें हैं, अगर इस पे भी करेंगे तो 1360 सीटें हो जाएंगी। रैंडमली घोषित कर दो कि 1360, हर 3 में से 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ऐसा कर सकते हैं, करेंगे नहीं। इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा है सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटने की। ये कहते हैं कि नारियों का सम्मान करते हैं, शक्ति वंदन करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं। हम दूर नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 2003 में कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने का काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम उमा भारती जी ने किया था। क्या हाल है आज उमा भारती जी का? कभी दारू की दुकान में पत्थर फेंकती हैं, कहीं गौ माता के संरक्षण के लिए सड़कों पर खड़ी नजर आती हैं, कभी रेत माफियाओं से भिड़ती हैं। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? उनका पद भी छीना, उनकी प्रतिष्ठा भी छीनने का काम किया। आज उमा भारती जी कहाँ हैं, किस हालत में हैं, सब जानते हैं। कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उनका किया है, किसी से छिपा नहीं है। दूर मत जाइए, लगातार केन बेतवा लिंक परियोजना से कितनी महिलाएं प्रभावित रहीं। चिता जला करके इस कड़ी धूप में चिता में लेटने का काम उन्होंने किया। भरी दोपहरी में फांसी लगा करके खड़ी रही। इस सरकार से क्या मांग रही थी? यही तो मांग रही थी कि हमारा हक दे दो भाई, हमारा 2000 फीट का घर ले रहे हो तो हमारा घर दे दो, हमारा गांव उजाड़ रहे हो, गांव के बदले गांव दे दो। यही तो मांग रहे थे। कोई मोदी जी की किडनी मांग रहे थे, मोहन यादव जी का कलेजा मांग रहे थे क्या ये लोग? ये कुछ नहीं मांग रहे थे, ये केवल अपना अधिकार मांग रही थी। ये महिलाएं आज चिलचिलाती धूप में नंगे पैर 3-3 किलोमीटर दूर पानी लेके आती हैं। महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं। नेताजी तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल क्या ट्रिपल, सारे इंजन भाजपा के हैं। लेकिन क्यों महिलाओं की मजबूरी है कि 3-3 किलोमीटर दूर गर्मी में पानी ढोती रहे ये लोग? एलपीजी की सिलेंडर की परेशानी। आज ये मंत्री हैं क्या, सीधी की मंत्री हैं, बीजेपी की मंत्री है ना, राधा सिंह, उनकी गाड़ी रोक लिया महिलाओं ने, सिलेंडर लेके खड़ी हो गई कि भैया गैस का सिलेंडर दिला दो। और मंत्री जी कह रहे हमारी एजेंसी में तो स्टॉक भरा पड़ा है।
यहाँ है कि नहीं है भाई ये नहीं पता, हमारी एजेंसी में भरा पड़ा है। तो ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान है। नौकरी पाने वाली महिलाएं जो यहाँ पे चयनित शिक्षक थी, मुंडन करा ली, मुंडन इस सरकार से गुहार लगा लगा करके महिलाओं ने मुंडन करा लिया, मुंडन करवा ली, अपने बाल दे दिए, सरकार से गुहार लगा करके हमारा अधिकार, हमारी नौकरी हमको वापस दे दो। लेकिन ये सरकार महिलाओं की चिंता का जो ढोंग करती है, ये सरकार कितना अच्छा से निभाती है वो सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो लोग हैं जो विधायक की सीट, क्योंकि उनकी एक महिला विधायक थी स्वर्णा सिंह, इसके पति को दे दी, सीट खाली करा ली स्वर्णा सिंह की, और पति सुजीत सिंह को दोबारा बाई इलेक्शन करके चुनाव लड़ा दिया बिहार से, गौरा बैराम विधानसभा से। तो महिलाओं का इनको सम्मान है। खैर मैं माफी चाहता हूं, अलकानाथ से भी सीट खाली कराई गई थी कमलनाथ जी के द्वारा, तो कांग्रेसियों को भी अपने अंदर झांकना चाहिए। खैर प्रज्वल रवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद और राम रहीम किस पार्टी के लोग हैं ये सब जानते हैं। मनोहर लाल धाकड़ मध्य प्रदेश के हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। इनका वीडियो भी सबने देखा ही होगा, क्या कर रहे थे, महिलाओं का कितना सम्मान है। अभी बीजेपी अध्यक्ष के करीबी एक रिश्तेदार लड़के ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। कल की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा में। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नारी सम्मान है। और देश में नारी सम्मान कैसा है, बीजेपी का या आरएसएस का कोई अध्यक्ष नहीं है, कभी कोई महिला को अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया। लहंगा रिमोट से उठाने वाले लोग हैं, एपिस्टीन फाइल में इनका नाम है, जहां बच्चियों का जो है दैहिक शोषण करने का काम करते हैं। अंकिता भंडारी से स्पेशल सर्विस मांगने वाले भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे। तो तमाम उदाहरण अगर आप देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के भी लोग हों, महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा इनका जो है रुझान कभी रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर महिलाओं का सचमुच में इनको सम्मान करना है तो मध्य प्रदेश के अंदर ही केन बेतवा से जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय कर दें। और 33% आरक्षण, क्या 33 क्या 50% कर दो, रैंडम घोषित कर दो। अभी जो चुनाव होंगे आगे सारे पे 50% महिलाएं आरक्षित है, 50% की भागीदारी रहेगी, आधी आबादी की आधी भागीदारी कर दो। किसने रोका है? लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रमाकांत जी? ये लोग आप लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं कि परिसीमन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में आप लोग परिसीमन लेकर आ रहे हैं। परिसीमन से क्या समस्या है, पहले ये बताइए जरा सा। आऊंगा मैं, अनिल जी आ रहा हूं आपके पास। मुद्दा क्या है? मुद्दा है महिलाओं को अधिकार देने का। पहले महिलाओं को अधिकार दे देना, दे दे महिलाओं को अधिकार। वर्तमान में आपके पास अगर 4 रोटी है, आप कह रहे हैं कि 543 में ही 33% दे दें। बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, अगर सचमुच में आपको देना है तो दें। अभी अगर नियत है महिलाओं को आरक्षण देने की, तो 543 में ही 33% आरक्षण देने में क्या समस्या है? परिसीमन का इंतजार। ऋषभ जी, मैंने बिल्कुल बैठते कहा है कि माननीय सभी विपक्षी दल मिलकर के सीटों को लिख कर दे दे, कौन सी सीट महिला होगी, कौन सी सीट पुरुष होगी। 33% आरक्षण पर ये सहमति बना के दे दें। कर लो रैंडम एक कन्या को बुलाओ, चिट निकलवा दो, सीट नंबर 1 2 3 4 5 जो निकला है महिलाओं को आरक्षित कर दो, रैंडम कर दो। सुनते हैं रमाकांत जी, सुनते हैं। आम आदमी पार्टी फैसला करने वाली नहीं है, सभी विपक्षी। आप भी फैसला नहीं कर रहे हैं, आप केवल माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और देश का माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही तो आता है भाजपा को। और क्या करती है भाजपा, बताइए आप। अगर आरक्षण देना है तो दीजिए ना, किसने रोका है? दीजिए, आरक्षण दीजिए ना। आगे के चुनाव आप घोषित कर दीजिए कि 33% आरक्षण के साथ महिलाओं की सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, अब अनिल जी को सुनते हैं। रमाकांत जी पहले पूरी बात हो जाए अनिल जी की। अनिल जी पहले पूरी बात कीजिए आप। अनिल जी वही बात कह रहा हूँ ना कि सोनी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने कई सभी विपक्षी दल मिलकर के एक ड्राफ्ट बना के दे दें कि इसमें कौन कौन सी महिला रिजर्व होगी, कौन कौन सी होगी। सरकार उस पर भी विचार करेगी, फिर ये उस बात से पलटे नहीं। क्या रैंडमनेस पे विचार करेगी? अब आप सुन लो, प्लीज सुन लो, फिर बोल लेना। अरे सुन लो भैया मेरे। दूसरी बात में एक बात और नहीं करना है। एक सांसद है, जो इनकी एक सांसद है स्वाति मालीवाल, सीएम ऑफिस के अंदर उसके किस तरीके से वीडियो जारी कर दो भैया, वीडियो जारी कर दो। गोयल जी वीडियो जारी कर दो, वीडियो तो मंगवा लो। वीडियो कहाँ है? आपकी पुलिस सारा का सारा उठा करके लेके गई है। अरे आपकी पुलिस के पास में पूरी हार्ड डिस्क है उसकी, वीडियो जारी क्यों नहीं करते हैं? वीडियो जारी करिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे माहौल मत बनाइए ना, गलत माहौल मत बनाइए।
अदालत ने दूध का दूध पानी का पानी किया। बीजेपी को करारत तमाचे लगाने का काम अदालत ने किया है। जो शराब घोटाला आप लेकर के पूरा ढिढोरा पीट रहे थे, पूरे देश में गा रहे थे, अदालत ने आपके मुंह में काले पोतने का काम किया है। आपकी एजेंसियों के मुंह पे काले पोतने का काम किया अदालत ने। भूल गए आप लोग। अनिल गोयल जी, ठीक है, सीडी जारी कर दीजिए, और भी मेहमान हैं, जारी कर दीजिए ना, निकालिए ना। केके जी का भी मुझे रुक करना है और जाकिया जी भी हैं। अनिल जी निवेदन शांत हो जाइए। और भी मेहमान, भारती जी के रमाकांत जी और भी मेहमान हैं, रमाकांत जी और भी मेहमान हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केके साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जेडीयू भी समर्थन में है, जेडीयू तो विपक्ष में नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठा लिया और बीजेपी खुद अब घर घर जाएगी, गली गली जाएगी, महिलाओं को बताएगी किस तरीके से विपक्ष ने महिलाओं के साथ छल किया और उसकी तैयारी पूरी है। विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि भैया जो सीटें हैं 543, उसी में 33% आरक्षण दे दो ना, महिलाओं के इतने हितैषी हो तो। समस्या कहां आ रही है? देखिए, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले कहा था जी। आधी आबादी को वो संसद में मांग करते करते थक गए। कांग्रेस का रिजिम था, उन्होंने कहा था बराबरी का दे दो भाई। वो तो 20% कह रहे थे, 50% हमारी पहले से मांग है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जितने भी समाजवादी चिंतक लोग थे, सबने इसको रखा है। और आज भी, इसके पहले भी हमने बिहार में इसको लागू करके दिखाया। 50% आरक्षण हमने पंचायत में दिया था। आज मुझे कांग्रेस की बातों में सुनकर के मुझे हतप्रभ हूं कि कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण कब दिया, कितनी बार उनके आरक्षण वाले मुद्दे पर कितनी बार उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो वो आरक्षण पहले जो घर दूसरे का होता है उस पर शीशा मत फूको भाई, जिसका घर खुद शीशे का होता है। आरक्षण देने में आपने देखा, आप 60 साल तक सत्ता में थे, आपको ओबीसी याद नहीं आया कि ओबीसी के लोगों को 100 में पावे 60 डॉक्टर लोहिया चिल्लाते चिल्लाते थक गए, खत्म हो गए। और उसके बाद जब बीपी सिंह आते तब आपने आरक्षण कर दिया। अरे भाई, ये क्यों गुमराह कर रहे हो देश को? छोटी छोटी बातों पे आप, जितने भी दल के लोग यहाँ बैठे, मुझे तो ताजुब हो रहा है। अरे एक दूसरे में खराबी निकालने से पहले उन महिलाओं को आरक्षण की बात करो भाई, और उसपे आओ कि भाई परसीमनार 1 करोड़ त्रिपाठी साहब एक छोटा सा सवाल और है मेरा। कितनी ज्यादा हो गई है त्रिपाठी साहब, एक छोटा सा सवाल। त्रिपाठी साहब, अरे 70 करोड़ महिलाएं, अरे सुनिए भाई, 70 करोड़ महिलाएं हैं, उनको नहीं हक चाहिए क्या? और अगर हक की बात कही जा रही है, परसीमन की बात कही जा रही है, 120 सीटें देश में हैं जो 40 लाख से ऊपर की आबादी वाली है सांसद, तो ऐसे लोगों क्यों ऐसा करो भाई? परसीमन तो होना है। ये संसद जो है, संसद जो चलेगा वो चलेगा संविधान से, ठीक है, और संविधान में परसीमन बगैर कराए आरक्षण हो ही नहीं सकता। परसीमन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है केके जी, लेकिन जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, जब आप इंडी गठबंधन के हिस्सा थे तभी कांग्रेस को सुझाव क्यों नहीं दिया था आपने? अभी आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, इसके बाद आप सुझाव दे रहे हैं। हम तो हमेशा, देखिए, हम सुझाव कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत पहले लाना चाहिए था बिल को। कांग्रेस तो कभी बिल लाई नहीं। जेडीयू ने राज करा और भाई देखिए कितने, हम तो कह रहे हमने 50% लाखों दीदियां बनाई, हमने वहां पे साइकिल बांटी, वहां पे हमने पोशाक दिया। कैसी बात आप कर रहे हैं? हमने पंचायत में हमारे मॉडल को, भाई हमने महिलाओं को आगे तो बढ़ाया। कितने टिकट दिए? अब कितने टिकट नहीं, हमने बहुत टिकट दिए। जो हक हो, जो हक होता है परेशान नहीं है भाई। भाई आपने कहा बना दिया? आपने किसी और, अरे भाई आपने गठबंधन के नेता को, सम्राट चौधरी को, अरे भाई इनके जब एक एक करके शर्मा जी, भाई ये बीबी जी एक एक करके आपने सवाल, अगर आपने सवाल किया तो कम से कम जवाब तो सुनिए। अभी आपने बीबी जी आपने सवाल किया तो कम से कम सवाल का जवाब तो लीजिए। किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? प्रधानमंत्री बनी तो ओबीसी क्यों नहीं बनाया भाई? किसी ओबीसी क्यों नहीं बनाया भाई? अरे भाई किसी ओबीसी को बना दिया होता प्रधानमंत्री,
शेड्यूल कास्ट को बना दिया होता, आपको बहुत बड़ा प्रेम था। आपके पार्टी में तो कांग्रेस को अपने दामन को देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। दलित भी है, इसलिए किसी भी को आपने नहीं बनाया भाई, मंत्रिमंडल में शामिल करा। अरे मुख्यमंत्री बनाया आपने किसी दलित को, राष्ट्रपति किसी दलित को बनाया। चलिए ठीक है, हमने तो बनाया। ठीक है जकिया जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, शर्मा साहब, त्रिपाठी जी, बहुत निवेदन कर रहा हूं। जकिया जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, लंबा वक्त हो गया। जकिया जी, ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है, राजनीति को बखूबी आप समझ रहे हैं कि भारत में इस वक्त किस तरीके की राजनीति हो रही है, और राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव है। 3 स्टेट के चुनाव तो कंप्लीट हो गए हैं, 2 स्टेट बचे हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, और इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। अभी ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पहले पारित करने की कोशिश पक्ष ने की और उसके बाद विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, ये जो मामला है सदन से अब सड़क तक पहुंच गया है। आने वाले वक्त में राजनीतिक सिनेरियो क्या बन रहा है, किसका फायदा किसका नुकसान? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके नाम पे ही आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी कि इस नाम को देखिए किस तरह से प्रस्तुत किया है। इसमें कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ही चेंजिंग की बात ही नहीं है। एक कॉमन मैन जब ये बात सुनता है कि नारी के ऊपर बिल की बात हो रही है, तो डेफिनेटली उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है कि नारी आरक्षण की बात हो रही है। उसे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 131 एक्ट को प्रस्तुत किया। ठीक है, आप एक बहुत बड़ा क्लासिक मोड़ देखिए कि किस तरह से प्रेजेंट और किस तरह से पिक्चर और किस तरह से उसके बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड, अब पिक्चर क्रिएट हो गई, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट में पिक्चर में ऑलरेडी हो गया कि भाई ये पिक्चर तो इविल है, इसको हटाना होगा। अगर इसको लाना भी होगा तो भी वो पिक्चर प्रेजेंट करने वाला जीता, और पिक्चर अगर हट रही है तो भी पिक्चर प्रेजेंट करने वाला। तो यहाँ पे जो एक अपोजिशन है उसकी डेफिनेट रोल बहुत ही मुश्किल होने वाली है, चाहे यहाँ पे बैठ के वो कितने ही अच्छी तरह से बात करें, लेकिन अब एक एक तक पहुंचना और एक एक को ये समझाना कि ये जो बिल था ये सिर्फ और सिर्फ नारी के बारे में नहीं था, ये नारी के बारे में एक पक्ष रखते हुए किस तरह से डिलिमिटेशन को लागू करना और ये सारी चीजों को प्रेजेंट करने की बात थी। वो चीज बिल्कुल चैप्टर से गैप है उस चैप्टर को, और सिर्फ चुनिंदा ऐसी मीडिया है जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टॉपिक को क्लियरली डिस्कस कर लें वहाँ, क्योंकि मैं बहुत सारे मीडिया पैनल्स पर बैठती हूँ जहाँ पे मैं ये सारी बातें, जहाँ मैं बोलती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 131, वहां पे से ही मेरी डिबेट को या तो फिर वर्सेस में कर दिया जाता है या तो फिर मेरे साउंड को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप इस बात से समझिए कि कितनी बड़ी यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी है कि आप औरत, क्योंकि आप कहाँ से फाइट कर रहे हैं, आप तमिलनाडु से फाइट कर रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल से फाइट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में वुमेन्स की ही एक ऐसी चोट है जो आपको बिल्कुल ही नकार दे, क्योंकि वहां की लिटरेसी, तमिलनाडु की लिटरेसी आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिटरेट है, दोनों स्टेट काफी अच्छी तरीके से है, काफी अच्छी तरह से उसमें वुमेन की ये है, आप काफी अच्छे तरीके से वहां पे पढ़ी लिखी औरतें हैं, उनको आपको ऐसे करना। लेकिन जब आप नो डाउट इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक जो माहौल क्रिएट हुआ वो माहौल सीधे सीधे यही क्रिएट हुआ कि आपने वुमेन के आरक्षण के लिए बिल लाया, जिस बिल को ऑलरेडी अपोजिशन ने सिरे से खारिज कर दिया और वोटिंग नहीं। तो क्या पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक समझे हम जकिया जी? है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से डिफीट किया जा सकता है, उस पर भी मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिटिक तौर के बैठी हूँ, तो मुझे वो भी पेस्ट करना है जहाँ पे एक सारी पार्टी मिलकर इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। तो देखिए, आपने जो चीज करनी थी वो कर ली, आपने बहुत अच्छी तरह से प्ले किया, आप इसका प्ले कार्ड भी बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किए, लेकिन अभी जो चीज सिस्टम है उस सिस्टम में आप बस अपनी अपनी पार्टी में वो आरक्षण पहले लाए, बाद में आप कॉन्स्टिट्यूशन में करते रहिए, बाद में आप राज्यसभा में लाइए, लोकसभा में लाइए, डेफिनेटली आपकी पार्टी में वो जब दिखने लगेंगे, वो दिखेंगे, वो जीत के आएंगे, वो ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। लेकिन कितनी सारी पार्टी हैं जिन्होंने ये किया,
और उस पार्टी में जो आज हमारे पॉलिसी मेकिंग यानी लोकसभा और राज्यसभा में बात करने वाली है वो सिर्फ 11% है। उसमें भी ओबीसी कहाँ है, एससी कहाँ है, एसटी कहाँ? क्योंकि मुझे पता है बीजेपी तुरंत उछलेगी कि मैं सबसे ज्यादा हूँ, लेकिन उसमें ओबीसी कहीं नहीं है। उसमें ओबीसी तो छोड़ो, उनकी पूरी पार्टी में एक मिनिस्टर मुस्लिम बताओ। लेकिन अनिल जी तो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है। इतना उन्होंने सीट दिया जिसपे मुस्लिम आरक्षित सीट दिया, जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया, और उसमें भी औरतें। मुस्लिम क्या है तो औरतें बहुत दूर की चीज है। और ये सारी बात करना कि किस पार्टी में किसने, देखिए, और बोलते ना पैतृक समाज को फेवर करने वाले हर पार्टी आपको दिखे, लेकिन हर पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत इजीली वो चीज चैलेंज को ये एक्सेप्ट करके आगे बहुत ही पावरफुली तरीके से निकल सकते हैं। क्योंकि आप इस चीज को साबित कर दीजिए कि अपनी अपनी पार्टी में इस चीज को रेगुलराइज करके और वहां पे सिर्फ विवरण उसी तरह से दीजिए और इलेक्शन में खड़ा कीजिए। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड है उसकी वाइफ को, जो कि बिहार में देखने को मिला। 50% की बिल्कुल भागीदारी दी गई, लेकिन 50% में भागीदारी में क्या हाल रहा वो भी हमें पता है। और ये सिर्फ बिहार का नहीं है, इवन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल में हमने ये सारी चीजें देखी कि जहां पर से लेडीज सिट हुई, वहां पे एमएलए थे तो एमएलए ने अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया, सबसे निकटतम वाइफ, उसके अलावा कोई है ही नहीं, चाहे वो। अच्छा ज़किया जी, एक बात मैं और समझना चाहूंगा आपसे, जो आपने सिनेरियो अभी बताया और विपक्षी दलों के लिए भी जो आप सुझाव की बात कर रहे हैं कि कम से कम अपनी पार्टी में तो आरक्षण की आप बात कीजिए, कम से कम अपनी पार्टी में तो आरक्षण लेके आइए। इन बातों से क्या हम ये समझें कि विपक्ष की भूमिका फिलहाल कमजोर है? देखिए, जब तक वो प्लेटफॉर्म पे उतर के, ग्राउंड पे उतर के इस चीज को ये नहीं क्लियर कर देते हैं एक समाज के बीच में कि ये बिल जो था इट इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, बट दैट इज ओनली इनटू टीवी मीडिया। आप ग्राउंड पे कितना चीज साबित कर पा रहे हैं, जबकि बीजेपी ऑलरेडी ग्राउंड पे उतर चुकी है। आप अभी तक यहाँ पे पैनल में सिर्फ डिस्कशन में हैं, आप ग्राउंड पे नहीं हैं। ये रियलिटी आपको समझनी होगी, और आपकी हार की सबसे बड़ी रीजन यही है, आप सिर्फ पैनल में हैं, आप ग्राउंड पे नहीं हैं। आपको ग्राउंड पे उतर के ये सारी बातें रखनी। They have to go ground zero। ठीक है, जल्दी से अब सभी मेहमानों से मैं 20-20 सेकंड में लास्ट कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले के साहब, 20 सेकंड पूरी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय राजनीति में महिलाओं को आरक्षण 50% मिलना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कभी कहा था, नीतीश कुमार ने इसको करके दिखाया है प्रैक्टिकली ग्राउंड जीरो लेवल पे, और हम भविष्य में चाहते हैं कि सभी विपक्षी दलों ने जो उनको ईश्वर सद्गुण, उनको ईश्वर थोड़ी सी दे कि महिलाओं के सम्मान में आगे आवे और 50% आरक्षण और परिसीमन के लिए तैयार हो जाए, और इससे देश का हित होगा और पूरी दुनिया में इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। इसके लिए मैं विपक्षी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो आगे बढ़ करके इसको पास करेंगे। ठीक है, रमाकांत जी। निश्चित तौर पे आरक्षण होना चाहिए, विधिवत तरीके से होना चाहिए, और जब लेट हो रहा है तो अभी से कर दें। क्या दिक्कत है? किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है कि महिलाओं को सम्मान मिले। इनके एक नेता महिलाओं को तो सुर्पणखा कहते हैं, तो उनको मंत्री बना के रखा है। इनकी मंशा नहीं है कि महिलाओं को सम्मान मिले, ये सच्चाई है। ठीक है, दारा जी। दारा जी सुन पा रहे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है विपक्ष पे कि महिलाओं को आरक्षण विपक्ष की तरफ से रोका जा रहा है, तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी पहले देश को ये बताए कि जाति जनगणना कराने के बाद इसको लागू किया जाए। दूसरा, आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 बहाने यहाँ पे बता दिए, और ग्राउंड पे जाने की बात कह रही थी अभी मैडम, तो मैं बता दूं, मेरे जो समाजवादी पार्टी है या मेरा इंडिया गठबंधन है, वो इनको किसी चीज में कामयाब नहीं होने देगा। हम कह रहे हैं कि आधी आबादी को आरक्षण दिया जाए, उनकी संख्या के हिसाब से दिया जाए, कि कल को ये कोई न कह पाए कि हाँ दारा जी टूट गए। दारा जी गिनती कर लीजिए। दारा जी, ज़ाकिया जी का ये कहने का मतलब है कि जितने भी विपक्षी हैं वो पैनल पर आकर, टीवी पर आकर तो बातचीत करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कितनी तेज पकड़ है ये मायने रखता है, और ये बताएगा आने वाले चुनाव में प्रभाव क्या होगा। ठीक है, लास्ट कमेंट शर्मा जी। जी, ज़ाकिया जी ने जो बात की मैं उनकी बात से सहमत हूँ, ग्राउंड पे जाना चाहिए उन्हें।
लेकिन सबसे पहले, इससे पहले जिम्मेदारी तो मीडिया की बनती है। आज इस पूरी डिबेट का लब्बो लुआब क्या निकला? आपको शुरुआत से ही ये बात बतानी चाहिए थी कि जिस महिला नारी शक्ति वंदन की बात करी गई है वो 2023 में पास हो चुका है और भाजपा इस पे भ्रम फैला रही है, लेकिन ये बात नहीं कहेगी। सबसे पहले तो मैंने यही कहा था अनिल जी से, हम तो इसी बारे में बात कर रहे थे। शर्मा साहब, शर्मा साहब, हमने शुरुआत ही इससे की। अगर आपने सुना हो तो शुरुआत ही मैंने इससे की। अनिल जी से मैंने यही पूछा था कि जो 2023 में बिल आया था उसी को लागू कर दिया जाए। विपक्ष तो ये कह रहा है। कांग्रेस को घेरने में मीडिया की शुरुआत कहां से होती है? विपक्षियों से सवाल पूछने में। शर्मा साहब, शर्मा साहब, जो आप कह रहे हैं वो सवाल तो मैंने पहले अनिल जी से किया था। अब अगर आप सारी मीडिया को एक तराजू में तोलेंगे तो दिस इज नॉट फेयर ना। अनिल जी, लास्ट कमेंट। समय मेरे पास कम है। शर्मा साहब, समय मेरे पास कम है और आप अगर मीडिया पर निशाना साध रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको ग्राउंड जीरो पर जाना होगा। शर्मा जी, आपको ग्राउंड जीरो पर जाना होगा। पैनल पर बैठकर आप ये बोले कि पूरा दोष मीडिया का है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि जनता सब देख रही है। अनिल जी लास्ट कमेंट। अनिल जी लास्ट कमेंट सुन लेते हैं सर, समय मेरे पास कम है। शर्मा साहब, बहुत निवेदन के साथ मैं बोल रहा हूँ, लास्ट कमेंट ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी लास्ट। टिकट नहीं मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, लालू यादव को सोच लेना चाहिए कि जिस टाइम लालू जी चारा घोटाले के अंदर गए थे तो उनकी धर्म पत्नी को सीएम बनाया गया था। ये बिल्कुल बहन बेटियों को नहीं, परिवार को नहीं। ऐसे नहीं दारा जी गलत। दारा जी ऐसे, दारा जी गलत बात। 20 सेकंड का समय, पूरी बात नहीं रखना। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल यादव हो, चाहे अखिलेश हो, उनकी बहन हो, किसी हो, परिवारवाद खत्म होना चाहिए और सबको आगे बढ़ने की। ठीक है, परिवारवाद खत्म होना चाहिए। पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। जकिया जी लास्ट। पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री। ठीक है अनिल जी, शर्मा जी, बीबी जी लास्ट कमेंट ले लीजिए। सकिया जी, जकिया जी अपनी बात रखिए। 20 सेकंड, वॉल्यूम डाउन कीजिए। बीबी शर्मा जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। जकिया जी 20 सेकंड। और आप विरोध करते हो। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अनिल जी निवेदन है। अनिल जी, जकिया जी को सुन लेते हैं। 20 सेकंड है जकिया जी। किसी को कोई मतलब नहीं है कि थोड़ा सा शहर की नारी की बात सुन ले, जबकि इतने 7 लोगों के बीच में मैं अकेली हूँ, फिर भी ये नहीं सुन पा रहे हैं और ये नारी आरक्षण की बातें कर रहे हैं। और देख लीजिए बीजेपी वाले तो लगातार लगे हैं। मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। जकिया जी बोलिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए, ये तो लगातार लगे, मुझे पता भी नहीं है। एनीवे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, धरातल पे अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी करके अपने सिर्फ विवरण को दिखाती है समाज में, तो यही बार पलटवार बन जाएगा और बहुत अच्छी तरह से विपक्ष के लिए काम करेगा। लेकिन अगर वो धरातल पे सिर्फ विवरण के साथ नहीं पहुंच पाती है और सिर्फ विवरण में उन्हें ख्याल रखना है कि ओबीसी में महिलाएं, ओबीसी में का आरक्षण, SC ST का आरक्षण, सारी आरक्षण को देश में रखते हुए वो आगे बढ़े और कहीं पे भी ये चीज ना लाए कि वहां से कोई MLA मेल खड़ा था तो उसकी वाइफ को खड़ा कर दे, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का भी बल को खत्म करती है। चलिए ठीक है जकिया जी, समय मुझे अब आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं देता। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से सदन में अब शुरुआत हुई थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जिसको लेकर बिल गिरा और उसके बाद विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमने तो पूरी कोशिश की महिलाओं को उनका हक दिलाने की, सदन में उनकी हिस्सेदारी तय करने की, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। इसको लेकर बीजेपी अब हल्ला बोल कर रही है। पूरे देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन होंगे, बताने की कोशिश होगी कि विपक्ष ने आखिर ऐसा क्यों किया और क्या कारण था। लेकिन विपक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष बता रहा है कि किस तरीके से तैयारियां और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। लेकिन यह बिल गिरने के बाद बीजेपी के हल्ला बोल का देश भर में क्या असर होगा, महिलाओं पर क्या असर होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।